चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स को हम कल कर रहे थे और उसके आगे की प्रॉब्लम्स को आज हमें कवर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कवर करना है ये पढ़ लीजिएगा। A person on tour has rupees 360 for his expenses. If he extend his tour for 4 days, he has to cut down his daily expenses by rupees 3. Find the original duration of the tour. हाँ बेटा, क्वेश्चन पढ़ लिया सभी ने? तो क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली जो पर्सन के पास टोटल अमाउंट है वो है रुपीज 360 फॉर हिज एक्सपेंसेस। और अगर टूर को 4 डेज एक्सपेंड करा जाता है तो जो उसका डेली का एक्सपेंस होगा उस डेली के एक्सपेंसेस में से रुपीज 3 जो है वो कम हो जाएंगे। तो हमें यहां पर फाइंड करना है ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ? तो टोटल अमाउंट 360 रुपीज की है और अगर टूर को 4 डेज एक्सटेंड करते हैं तो जो डेली का एक्सपेंस होगा पर डे एक्सपेंस वो रुपीज 3 कम हो जाएगा और ओरिजिनल ड्यूरेशन फाइंड करनी है टूर की। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन डेली के एक्सपेंस के बेसिस पर दे रखी है। यानी जब टूर को 4 डेज एक्सटेंड करा जाता है तो इस कंडीशन में जो डेली का एक्सपेंस होगा ये डेली का एक्सपेंस रुपीज 3 कम हो जाएगा। यानी हमें यहां पर फाइंड करना पड़ेगा एक्सपेंस पर डे। लिखिए इसका सॉल्यूशन। Let original duration of tour be X days. Duration of tour be X days. यानी टोटल नंबर ऑफ डेज x। जो अमाउंट टोटल यहां पर गिवन है मतलब पूरा जो एक्सपेंस हमें यहां पर जो गिवन है टोटल, ये एक्सपेंस है रुपीज 360 का। और अगर हम यहां पर डे का एक्सपेंस फाइंड करते हैं तो पर डे का एक्सपेंस क्या होगा? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टूर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर पर डे एक्सपेंस फाइंड करते हैं तो पर डे एक्सपेंस कैसे निकलेगा? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द टूर। तो फाइंड करें एक्सपेंस पर डे। एक्सपेंस पर डे का एक्सपेंस हम यहां पे फाइंड कर रहे हैं। जो आएगा 360 अपॉन x रुपीज। अब इसके बाद जो नंबर ऑफ ड्यूरेशन है टूर का ये 4 डे एक्सटेंड करा जाता है। तो पहले ड्यूरेशन x डेज का था, अब जो टूर का टोटल ड्यूरेशन होगा ये हो जाएगा 4 डे एक्सटेंड करने के बाद x प्लस 4 डेज का। ये पॉइंट क्लियर है बेटा? लिखिए फिर थोड़ा स्टेटमेंट। इफ टूर एक्सटेंड फॉर 4 डेज तो इस कंडीशन में
ड्यूरेशन ऑफ टूर जो होगा दैट इज x प्लस 4 डेज, यानी अब दिन जो है वो बढ़ गए, पहले x थे अब हो गए x प्लस 4। तो इस कंडीशन में जो पर डे का एक्सपेंस होगा वो कम होना चाहिए। तो हम यहां पर इस वाले केस में फाइंड करेंगे एक्सपेंस पर डे। एक्सपेंस पर डे इन दिस केस निकालिए इसे। तो एक्सपेंस पर डे इन दिस केस कितना आएगा? टोटल अमाउंट वही है 360 का, केवल नंबर ऑफ डेज बढ़ गए। तो यहां पर जो पर डे का एक्सपेंस होगा ये होना चाहिए 360 अपॉन x प्लस 4। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन जब टूर को 4 डे एक्सटेंड कर दिया जाता है तो इस कंडीशन में पर डे का जो एक्सपेंस होगा ये कितने रुपीस कम हुआ? 3 रुपीस कम हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, यहां पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कुछ भी, टूर को एक्सटेंड करने के बाद पर डे का एक्सपेंस ये आया और ये वाला जो एक्सपेंस होगा ये पहले वाले एक्सपेंस से कम होगा। कितना कम होगा? उतना इसमें हम माइनस कर देंगे। तो पॉइंट क्लियर हो गया। टूर को एक्सटेंड करने के बाद ये रहा पर डे का एक्सपेंस, और ये पर डे का जो एक्सपेंस है ये प्रीवियस पर डे के एक्सपेंस से कम है। कितना कम है? 3 रुपीस कम है। तो इक्वेशन को मैंने फॉर्म कर लिया। अब इसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मेथड भी बताया था। 360 वाली टर्म को वहां पे ले जाकर दोनों में 360 को कॉमन निकाल के सॉल्व करें बहुत जल्दी से। ठीक है बेटा, अभी आपका आंसर तो आ गया, बाकी का आंसर नहीं आया होगा। थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पे हम सबका आंसर आ जाए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, और किसका आंसर आया है? तो ऐसे बहुत क्वेश्चनों की अब प्रैक्टिस हो चुकी है। देखिए सॉल्व करने का मेथड आपको कई बार बताया। यहां पर 360 दोनों में कॉमन है, 360 को कॉमन निकाल लो या 3 से डिवाइड कर लेना, डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद कॉमन निकाल लेना, कुछ भी कर सकते हैं यार, आंसर सही आना चाहिए बस। तो 360 यहां पे कॉमन हमने निकाला है। निकालने के बाद 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -3, और इस 3 से ये 160 को हमने कैंसिल आउट भी कर लिया। तो ये बन जाएगा यहां पर 120, और जब इसमें एलसीएम लेंगे x माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू -1। यहां पर ये कैंसिल कर लो। फिर 120 इंटू -4 है तो ये माइनस भी कैंसिल कर लेना, और 12 इंटू 4 और ये बन जाएगा 480। इसे यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। जो फाइनल यहां पर इक्वेशन बनेगी ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। 480 के फैक्टर करने हैं जिससे कि हमें मिल जाए 4x। क्या बनेंगे इसके फैक्टर? 24 एंड 20। तो इसके दो फैक्टर हमें यहां पे मिल जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 20x और माइनस 480 इज इक्वल टू 0। इसके बाद कॉमन निकाल के सॉल्व करेंगे। x की दो वैल्यू आएंगी और एक वैल्यू यहां पर जो आएगी दैट इज नेगेटिव। एक यहां पे बेटा नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी, एक x आ रहा होगा माइनस का, जो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहां पर x जो है वो नंबर ऑफ डेज को डिनोट कर रहा है। तो सही इसका जो आंसर होगा ये होगा 20 डेज। ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर इज 20 डेज। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है और इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। ₹6,500 वर डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस। जिस
अभी दिखा दूं, एक मिनट। तो जिस टोटल अमाउंट को हमें यहां पर डिवाइड करना है सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस में, वो अमाउंट है 6500 रुपीज। उसके बाद क्या गिवन है, हैड देयर बीन 15 मोर पर्संस, अगर नंबर ऑफ पर्संस 15 बढ़ जाते हैं, ईच वुड गॉट ₹30 लेस, तो हर एक को जो है वो 30 रुपीज कम मिलेंगे। यानी कि प्रीवियस वाले केस में जो शेयर था पर स्टूडेंट का, वो इसके कंपैरिजन में जो है वो बढ़ जाएगा। यानी कि ये वाला जो शेयर होगा, जब 15 बढ़ गए तो पहले वाले केस से शेयर जो है वो 30 रुपीज कम हो गया। लो बेटा जल्दी नोट करो। ठीक है बेटा, तो टोटल अमाउंट यहां पर 6500 है और नंबर ऑफ पर्संस को फाइंड करना है। कहा गया है जब 15 मोर पर्संस आ जाते हैं तो हर एक को 30 रुपीज लेस मिलेंगे। यानी कि यहां पर भी जो शेयर होगा पर पर्सन का वो कम हो रहा है जब नंबर ऑफ पर्सन जो है वो 15 बढ़ गए। स्टार्ट करते हैं बेटा सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा ना। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्संस लिखिए, स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्संस को हमने यहां पर x मान लिया है और जिस अमाउंट को हमें डिवाइड करना है इन x पर्संस में, ये अमाउंट है 6500 रुपीज। तो एक पर्सन का जो शेयर होगा वो कितना होगा, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पर्सन। ये पॉइंट क्लियर। तो यहां पर हम लिखेंगे शेयर पर पर्सन। एक पर्सन का जो शेयर होगा ये होगा 6500 अपॉन x, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पर्संस। अब कंडीशन में ये है 15 मोर पर्संस हो गए, 15 बढ़ गए, तो अब इस वाले केस में नंबर ऑफ पर्संस हो जाएंगे x प्लस 15। इसे भी हम थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट आप लिखते रहिएगा। इफ नंबर ऑफ पर्संस 15 मोर देन, इस वाले केस में पर्संस कितने हो जाएंगे, और अब अगर हम फाइंड करते हैं पर पर्सन का शेयर, तो वो शेयर क्या होगा, पर्सन बढ़ गए मतलब कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए, जो दिया है 30 रुपीज। तो हम फाइंड करेंगे शेयर पर पर्सन इन दिस केस। इस केस में पर पर्सन का शेयर जो होगा 6500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 50 x प्लस 15। और फिर से वही इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। जब नंबर ऑफ पर्संस बढ़ जाते हैं तो पर पर्सन का शेयर ये हमें मिल चुका है और ये वाला शेयर पहले वाले शेयर से कम होगा। कितना कम होगा, इज इक्वल टू प्रीवियस जो शेयर था 6500 अपॉन x था और ये वाला शेयर इस वाले शेयर से कम है। कितना कम है, 30 रुपीज कम है। इस वाली टर्म को यहां पे लाना, वही जो तरीका बताया उसी को फॉलो करना। 6500 को कॉमन निकालना बेटा। ओके, चलिए बढ़िया है। तो मैं इस वाली टर्म को यहां पे ले गया और दोनों में से 6500 को मैंने कॉमन निकाला, जिसके बाद हमें मिलेगा 1 अपॉन
x प्लस 15 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 30। ये जीरो को यहां पे कैंसिल आउट करके बाकी एलसीएम लेके सॉल्व करना है। -3 से ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, माइनस का 15 5 टाइम्स एंड 5 इंटू 650 को मल्टीप्लाई करके फाइनल इक्वेशन जो बनेगी वो यहां पे लिख रहे हैं, बता देना बेटा क्या बनी फाइनल इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 15x 3250। ओके, अब इसके फैक्टर जो बनेंगे वो बनेंगे 65 एंड 50। तो इसके दो फैक्टर आ जाएंगे 65x माइनस 50x माइनस 3250 इज इक्वल टू 0। बाकी तुम्हें मालूम है क्या करना है, दो वैल्यू आ रही होंगी, एक तो नेगेटिव आ रहा होगा, नेगेटिव में -65 आएगा बेटा, और जो पॉजिटिव वैल्यू होगी दैट इज 50। सभी को मिल गया बेटा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़िए से, बस लैंग्वेज का अंतर है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में जो लैंग्वेज होती है इसी को ही हमें अच्छी तरह समझना होता है। पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹200। ठीक है, इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर एंड, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹2 लेस। मतलब क्या हुआ इस लाइन का, यही मेन लाइन है यहां पर। हर एक मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट होगी इस वाले केस में, इस वाले केस का मतलब हुआ जब क्लॉथ की लेंथ 5 मीटर इंक्रीज हो जाती है, 5 मीटर बढ़ जाती है, तो इस वाले केस में ईच मीटर की जो कॉस्ट होगी वो ₹2 कम हो गई। फिर हमें क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन अनचेंज्ड। मतलब ये हुआ कि टोटल कॉस्ट अब भी ₹200 ही है, पीस की लेंथ 5 मीटर इंक्रीज हो गई, तो इस वाले केस में पर मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट होगी वो ₹2 कम हो जाती है। इन शॉर्ट अगर हम इसे समझें तो इसका ये मतलब है क्लॉथ की जो कॉस्ट है वो दोनों केस में सेम है। दोनों केस का क्या मतलब हुआ, पहले वाले केस में भी और दूसरे वाले केस में भी। दूसरे वाले केस में क्या है, पीस की लेंथ जो है वो 5 मीटर बढ़ गई। मान लो अगर हम इनिशियल या ओरिजिनल लेंथ को x मान रहे हैं, 5 मीटर इंक्रीज होने के बाद लेंथ हो जाएगी x प्लस 5। पहले वाले केस में हम पर मीटर की कॉस्ट निकालेंगे, सेकंड वाले केस में हम पर मीटर की कॉस्ट निकालेंगे, और बाद वाले केस में जो पर मीटर की कॉस्ट आएगी वो ₹2 लेस होगी। तभी तो ये अमाउंट इतनी की इतनी है, नहीं तो अगर ये चेंज नहीं होता तो जो टोटल अमाउंट है वो भी बढ़ जाता, क्योंकि पीस की लेंथ जो है वो बड़ी है। तो कहने का ये मतलब है टोटल अमाउंट 200 ही रहेगा, लेकिन यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है ये डिफरेंस किसका आ रहा है, ईच मीटर ऑफ क्लॉथ का। बाद वाले केस में ईच मीटर की जो कॉस्ट है दैट इज ₹2 लेस देन द प्रीवियस। अब मैं समझता हूं पूरी तरह से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा। अब इसे करा जाए कंटिन्यू। तो हम यहां पे क्या करेंगे, पीस की लेंथ को मान लेते हैं x मीटर, लेंथ ऑफ पीस
या ओरिजिनल लेंथ ऑफ पीस को मान लेते हैं x मीटर, और x मीटर मानने के बाद हम यहां पे फाइंड करेंगे पर मीटर का रेट पर मीटर। बताइए, अगर टोटल अमाउंट 200 रुपीज है, मतलब पीस की जो पूरी कॉस्ट है वो 200 है, और टोटल लेंथ उसकी अगर x मीटर है, तो 1 मीटर की कॉस्ट जो है वो कितनी हो गई? 200 अपॉन। अब यहां पर जो पीस की लेंथ है ये बड़ी इंक्रीज हुई, और इंक्रीज कितनी हुई है? 5 मीटर इंक्रीज हुई है। तो लिखिए, इफ लेंथ इंक्रीज्ड बाय 5 मीटर, इफ लेंथ इंक्रीज्ड बाय 5 मीटर, तो इस कंडीशन में पीस की लेंथ कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 मीटर। और अब यहां पर अगर हम पर मीटर का रेट निकालें, रेट पर मीटर, तो इस वाले केस में पर मीटर का रेट कैसे आएगा? 200 अपॉन x प्लस 5 आएगा। अब 200 ही क्यों आया? क्योंकि हमें गिवन है ना बेटा, यहां पर कॉस्ट पीस की अनचेंज्ड है, मतलब पहले 200 थी और अब भी 200 है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जब पीस की लेंथ बढ़ जाती है तो इस वाले केस में पर मीटर की कॉस्ट, पर मीटर की कॉस्ट का क्या मतलब हुआ? यहां वाले केस में पर मीटर की कॉस्ट है 200 अपॉन x प्लस 5। ये पहले वाले केस से कम हो गई। कितनी लेस हुई? 2 रुपीज। तो जितना भी लेस हुआ है यहां पर इसमें माइनस कर दो। एनी डाउट? सॉल्व करके इसका आंसर बताओगे बेटा? इसे ओके। और बेटा ये भी निकालना है ओरिजिनल रेट पर मीटर। हाँ आएगा वो। तो इसे सब लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिए हैं, और बहुत छोटी सी इक्वेशन यहां पे बन रही है। जब आप पूरा सॉल्व करेंगे यहां पर, तो आपको जो है वो x मिलेगा 20 मीटर, मतलब ओरिजिनल जो लेंथ है पीस की वो 20 मीटर हो जाएगी। और हमें ओरिजिनल रेट भी निकालना है पर मीटर का। तो पर मीटर का जो ओरिजिनल रेट होगा वो था 200 अपॉन x, यानी 200 अपॉन 20 जो आ जाएगा 10 रुपीज। आगे बढ़ जाएं बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। A shopkeeper buys a number of books for rupees 80. If he had bought 4 more books for the same amount, each book would have cost rupees 1 less. How many books did he buy? देखिए वही कंडीशन बन रही है जो हमने अभी देखी। सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स को खरीदा जाता है, और इसके लिए जो अमाउंट है दैट इज रुपीज 80। 4 और मोर बुक्स को अगर वो खरीदेगा सेम अमाउंट में, तो हर एक बुक की जो कॉस्ट होगी, यानी कॉस्ट ऑफ ईच बुक जो होगी दैट इज 1 लेस देन द प्रीवियस। फाइंड करना है कितनी बुक्स उसने खरीदी। हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाय। तो कैसे करें बेटा? सबसे पहले क्या माने?
नंबर ऑफ बुक्स जो उसने 80 रुपीज में परचेज करी हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स को यहां पर x मान लिया जाए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स को यहां पर x मान लिया जाए और इसके बाद क्या फाइंड करा जाए, कॉस्ट ऑफ ईच बुक। कॉस्ट ऑफ ईच बुक कैसे निकलेगी, तो ईच बुक की जो कॉस्ट होगी वो 80 अपॉन x रुपीज होनी चाहिए। नाउ 4 मोर बुक्स का मतलब हुआ, पहले नंबर ऑफ बुक्स अगर x थी तो यहां पर नंबर ऑफ बुक्स हो जाएंगी x प्लस 4, और इस वाले केस में अगर हम ईच बुक की कॉस्ट निकालते हैं तो कॉस्ट ऑफ ईच बुक कितनी आएगी, 80 डिवाइडेड बाय x प्लस 4, और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कॉस्ट ऑफ ईच बुक इज ₹1 लेस देन द प्रीवियस। तो ये जो ईच बुक की कॉस्ट आई है ये पहले वाले केस से कम है। कितनी कम है, ₹1। तो ये जो डिनोट कर रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है, कॉस्ट ऑफ ईच बुक जब 4 और मोर बुक्स को परचेज किया गया। ये क्या डिनोट कर रहा है, कॉस्ट ऑफ ईच बुक जब नंबर ऑफ बुक्स x थी तो ईच बुक की कॉस्ट प्रीवियस केस से ₹1 लेस होगी। एनी डाउट? तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये है, इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस्ड बाय ₹5, a person can buy 5 more books for ₹300. Find the original list price of the book. समझाने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना। अगर बुक की प्राइस को रिड्यूस करा जाएगा ₹5, तो कंडीशन क्या दे रखी है, अ पर्सन कैन बाय 5 मोर बुक्स फॉर ₹300। तो ₹300 में वो 5 और बुक्स को परचेज कर सकता है। ओरिजिनल लिस्ट प्राइस निकालनी है बुक की। ओरिजिनल लिस्ट प्राइस का मतलब है सिंपल सीपी, आप समझ सकते हैं। देखो जितने भी क्वेश्चन हमने यहां पे देखे हैं सबका लगभग सेंस वही बैठ रहा है, बस लैंग्वेज का केवल यहां पर अंतर है। अब यहां पर ये वाले स्टेटमेंट को पहले दे दिया, बुक की जो प्राइस है, मतलब एक बुक की जो प्राइस है वो ₹5 कम हो गई, तो इस कंडीशन में 5 और मोर बुक्स को परचेज कर लिया जाता है ₹300 में। यानी अगर हम इसे समझें तो यहां पर भी हम देख सकते हैं जो दिया है बुक की प्राइस ₹5 यहां पर कम हो रही है। तो इस वाले केस में भी हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, दोनों ही केसेस में कॉस्ट ऑफ ईच बुक, यही तो निकालना पड़ेगा। तो ओरिजिनल लिस्ट प्राइस फाइंड करनी है, कैसे करोगे, इसके लिए देखिए हमने यहां पर बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। टोटल नंबर ऑफ बुक्स को x मान लेते हैं, अमाउंट ₹300 का है, तो इस बेसिस पर एक बुक की सीपी क्या हो गई, लिस्ट प्राइस कह लो, सीपी कह लो। एक बुक की लिस्ट प्राइस क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ ईच बुक 300 अपॉन x। अब यहां पे क्या दिया गया, पर्सन कैन बाय 5 मोर बुक्स, यानी इस वाले केस में जो नंबर ऑफ बुक्स है वो 5 इंक्रीज होंगी। तो इस वाले केस में जो नंबर ऑफ बुक्स हैं ये 5 इंक्रीज हो जाती हैं। अब अगर हमें एक बुक की लिस्ट प्राइस निकालनी है तो एक बुक की लिस्ट प्राइस कितनी आनी चाहिए, अमाउंट वही है
300 रुपीज का, यानी एक बुक की जो प्राइस आएगी वो 300/x+5 आएगी। क्लियर? और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इस वाले केस में जो बुक की कॉस्ट है वो प्रीवियस केस से कम है। कितनी कम है? बेटा कितनी कम है? 5 रुपीज। तो प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन करा था इसे हमने उसी में ही कन्वर्ट करके पूरा कर लिया है। नंबर ऑफ बुक्स को भी यहां पे हमने x माना और हमने दोनों ही केस में वन बुक की कॉस्ट को फाइंड करा। उसके बाद प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली जब नंबर ऑफ बुक्स 5 बढ़ गई तो इस कंडीशन में एक बुक की कॉस्ट इतनी कम हो गई, तो इसमें से हमने 5 को माइनस कर लिया। मैं से हाँ, सब लोग इसका आंसर फाइंड कर लें बेटा, x की वैल्यू को निकाल लें। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? डीलर सेल अ टॉय फॉर ₹24, मतलब जो यहां पर ₹24 है ये क्या डिनोट कर रहा है? सेलिंग प्राइस को डिनोट कर रहा है। एंड गेन एज मच पर्सन एज द सीपी ऑफ द टॉय, और इसमें उसका जो गेन है वो उतना ही परसेंट गेन है जितना कि टॉय की कॉस्ट प्राइस है। तो हमें यहां पर टॉय की सीपी को फाइंड कर लेना है। तो क्या करिएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय इसको मान लो x रुपीज। अगर हमने सीपी x रुपीज मान ली तो यहां पर जो गेन होगा ये गेन कितना होगा? हमें कंडीशन में क्या दिया है? गेन कितना होता है? उतने ही परसेंट गेन होता है जितनी कॉस्ट प्राइस है टॉय की। तो टॉय की यहां पर सीपी को अगर हमने x माना तो गेन परसेंटेज कितना होना चाहिए? x%। अब हम यहां पर फाइंड करेंगे गेन कितना हुआ। बेटा ये तो गेन परसेंटेज था ना, उसे इतने परसेंट का गेन हुआ। एक्चुअल गेन कितना हुआ? तो गेन कैसे निकाला जाएगा? x%। किसका x%? प्रॉफिट और लॉस जब भी निकलता है तो वो सीपी के बेसिस पर ही निकलता है। अगर यहां पर x% का गेन हुआ तो x% का गेन किसका होगा? जितनी सीपी है, मतलब x% ऑफ x। ये ध्यान रखना, जब भी आप गेन को इवेल्युएट करो या प्रॉफिट को इवेल्युएट करो ये हमेशा सीपी पे ही होगा। तो ये हमने निकाल दिया बेटा गेन। अब सुनो, सेलिंग प्राइस जो हमें यहां पर गिवन है ये 24 गिवन है, और सेलिंग प्राइस को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट प्लस सीपी या गेन प्लस सीपी, कुछ भी कह लो। तो गेन यहां पर जो आया है ये है x²/100, और सीपी को हमने यहां पे x माना था इज इक्वल टू 24। इक्वेशन बना दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं बनाओगे तो कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा। -2400, और इसके बना दो बेटा फैक्टर, जल्दी जल्दी बनाओ फैक्टर। 120 एंड 20, तो फैक्टर बनेंगे इसके 120x -20x और -2400 इज इक्वल टू 0। फाइनली जो हमें x मिलेगा वो कितना मिलेगा? 20। क्या है ये? 20 रुपीज। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? नोट कर लीजिएगा। A takes 6 days less than time taken by B to finish a work
both A and B together can finish it in 4 days. Find the time taken by B to finish the work. ठीक है, तो A का जो टाइम है वो टाइम B के टाइम से 6 डेज कम है, तो यहां पर हम एज्यूम कर लेंगे B वर्क को X डेज में फिनिश करेगा। तो B का जो टाइम है, अगर इस टाइम को हमने X डेज मान लिया तो A का जो टाइम होगा ये 6 डेज लेस होगा, X माइनस 6 डेज। अब हमने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका। अब यहां पर जो x डेज और जो x माइनस 6 डेज है, ये है क्या? ये x डेज यहां पर क्या डिनोट कर रहा है? जितने दिनों में b पूरे वर्क को कंप्लीट करेगा, मतलब b पूरे वर्क को कंप्लीट करने में x डेज ले रहा है, और इसी तरह a पूरे वर्क को कंप्लीट करने में इतने डेज ले रहा है। तो एक दिन में b का वर्क कितना होगा? 20 वन डे वर्क। वन अपॉन एक्स, और ऐसे ही एज ए का वन डे वर्क आ जाएगा, और ये वन डे वर्क आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 6। अब यहां पर जो 4 डेज हमें दिया है, ये 4 डेज कहां गया? ये रहा। ये 4 डेज क्या डिनोट कर रहा है? ये 4 डेज डिनोट कर रहा है A प्लस बी दोनों के नंबर ऑफ डेज को। दोनों के नंबर ऑफ डेज का मतलब है दोनों मिलकर पूरे वर्क को 4 डेज में कंप्लीट करेंगे। दोनों मिलकर पूरे वर्क को 4 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम यहां पे B का वन डे वर्क और x का वन डे वर्क, इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ये किसके इक्वल आना चाहिए? दोनों ने मिलकर अगर वर्क को 4 डेज में कंप्लीट करा तो A का वन डे वर्क प्लस B का वन डे वर्क ये किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन 4। 1 अपॉन 4 के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि दोनों मिलकर वर्क को अगर 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो दोनों के वन डे वर्क का जो सम होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? एक दिन में कितना वर्क हुआ। अगर दोनों मिलकर वर्क को 4 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 25%, उसका 1/4 पार्ट। सिंपल सी इक्वेशन बनी है। अगर आप कहें तो मैं आगे भी सॉल्व करवाऊं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x x माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/4। इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन तो लोगों ने सॉल्व कर ली है, तो सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, एक का 12 आएगा और दूसरे का जो है निकाल ही लोगे। ठीक है, फिर इसके आगे करते हैं कल कंटिन्यू। ओके, बाय।